आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छे से वीडियो में। ठीक है, देखिए मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग ज्यामिति स्टार्ट करने वाले हैं, यानी एकदम जीरो लेवल से ज्यामिति स्टार्ट करने वाले हैं। किसी को ज्यामिति कुछ भी नहीं आती है, हम लोग वहां से स्टार्ट करने वाले हैं ज्यामिति को। देखो मैं आपको ज्यामिति में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, ये भी बात आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको रेखा के बारे में बताऊंगा, रेखा कितने प्रकार की होती है वो बताऊंगा। फिर मैं आपको कोण बताऊंगा, कितने प्रकार के कोण होते हैं ये भी बताऊंगा। फिर मैं आपको त्रिभुज बताऊंगा जो आपके क्लास 10th में चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ है। फिर मैं आपको बहुभुज बताऊंगा जो चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है। फिर मैं आपको वृत्त बताऊंगा, चैप्टर नंबर 9 में दिया है। मेंसुरेशन 2D जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, इन सभी के फार्मूले, डेराइवेशन, सारे कंसेप्ट को देखो मैं लाइन बाय लाइन बताते हुए चले जाऊंगा। मेंसुरेशन 3D जिसमें हमें प्रिज्म पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, गोला पढ़ना है, अर्धगोला पढ़ना है और शंकु पढ़ना है। देखो ये सारी चीजों का फार्मूला और इनका डेराइवेशन और इनके कंसेप्ट, सारी चीजों को मैं लाइन बाय लाइन एक कोर्स की तरह आपको बताऊंगा। और यकीन मानना दोस्त मेरे, जब मैं यहां से पढ़ा के यहां तक खत्म करूंगा ना, तो पूरी की पूरी ज्यामिति आपकी पूरी स्ट्रांग रहेगी। और एक एक लेवल को मैं बताते हुए चलूंगा, एकदम बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक। ठीक है, जो भी चीजें मैं बताऊंगा, जो भी चीजें मैं नोट्स कराऊंगा, उसे साथ साथ आपको लिखनी भी है। ठीक है, चलिए हम लोग ज्यामिति को स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहला पॉइंट आज बताने वाला हूं लाइंस और एंगल्स। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम पूरी की पूरी रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मेरे संग आपको नोट करना है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, ऐसे आप लोग लिखिएगा लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं, लाइंस को हम लोग कहते हैं रेखा और एंगल्स का मतलब होता है कोण। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं लाइंस। ठीक है, रेखा के प्रकार, ऐसे लिख दीजिएगा रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार यानी मेरे संग लिखिएगा टाइप्स ऑफ लाइंस, टाइप ऑफ लाइंस। ठीक, देखो रेखा के कई प्रकार होते हैं, मेरी बातें ध्यान से समझिएगा। रेखा के कई प्रकार के होते हैं। आपको सबसे पहले जानना होगा कि बिंदु किसे कहते हैं, फिर आपको जानना होगा कि रेखा किसे कहते हैं, फिर आपको जानना होगा कि रेखाखंड किसे कहते हैं, फिर किरण किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं, वक्र रेखा किसे कहते हैं जो टेढ़ी मेढ़ी चलती है, प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, तो समवर्ती रेखा किसे कहते हैं। इतनी प्रकार की सारी रेखाएं होते हैं, तो हम एक एक करके सारी रेखा को नोट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरे संग आप लोग लिखिएगा, उसे हम कहते हैं बिंदु। ऐसे आप लोग पहला पॉइंट लिखिएगा, उसे हम कहते हैं बिंदु। ठीक है, बिंदु का मतलब होता है ऐसे पॉइंट। ठीक है, देखो बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु का ना तो मोटाई होती है मेरे भाई, ना ही लंबाई होती है, ना ही इसका चौड़ाई होती है। बिंदु को हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसको दर्शाने के लिए हम यहाँ पे इस बिंदु का चित्र बना देते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि ये बिंदु है, तो बोलोगे नहीं भैया हमको यहाँ पे नहीं दिखेगा। इसलिए बिंदु को दर्शाने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे बिंदु बना देते हैं। ठीक है, ये अणु परमाणु से भी छोटा होता है। ये बिंदु जो होते हैं ना, इसे हम नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। ये बिंदु इतना छोटा होता है कि इसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है। ठीक है, तो आपको यही इतनी छोटी सी पॉइंट लिखनी है कि बिंदु किसे कहते हैं। आप यहां मेरे संग लिखिएगा जिसकी ना लंबाई हो, जिसकी ना लंबाई हो, ठीक है, ना चौड़ाई हो, जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, उसे बिंदु कहते हैं। उसे बिंदु कहते हैं। बिंदु कैसे इंग्लिश में लिख लीजिएगा पॉइंट। ठीक है, बिंदु कैसे मेरे भाई इंग्लिश में लिख लेना पॉइंट। उसे बिंदु कहते हैं, उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। ठीक है, ऐसे जो आपको ऐसे तीर बना के आपको ऐसे लिख देना। ठीक है, ऐसे आप तीर बना के ऐसे लिख देना कि ये अणु परमाणु से भी छोटा होता है। इसलिए आपको समझ में आएगा कि नहीं बहुत छोटा होता है, तो आप यहाँ पे लिख देना कि अणु परमाणु से भी छोटा होता है। बिंदु जो होता है मेरे भाई अणु परमाणु से भी छोटा होता है। ठीक है, बिंदु जो होता है मेरे भाई ये अणु परमाणु से भी छोटा होता है। ऐसे आप लिख देना एक और पॉइंट, ये दिखना भी नहीं चाहिए, यह दिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसको देखने के लिए हम बिंदु लगा देते हैं। ये दिखना भी नहीं चाहिए, दिखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको बिंदु के बारे में पता चल गया कि बिंदु किसे कहते हैं। बिंदु एकदम ना जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो। बिंदु अणु परमाणु से भी छोटा होता है और बिंदु हमें दिखना भी नहीं चाहिए, इतना छोटा बिंदु होता है। अब हम समझते हैं कि रेखा किसे कहते हैं। तो जब भी आप रेखा की परिभाषा कहीं देखेंगे वहां पे लिखा होता है कि अनंत बिंदुओं के समूह को हम रेखा कहते हैं। रेखा सीधी होती है, अनंत बिंदुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा दूसरा, ये पहला हो गया।
अब यहाँ पे दूसरा लिखिएगा रेखा किसे कहते हैं, ठीक है, रेखा, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लाइन। तो आप ऐसे लिखिएगा मेरे संग कि अनंत बिंदुओं के समूह को, अनंत बिंदुओं के समूह को, ठीक है, वैसे तो मैं नीला मार्कर से आपको लिखवाता, लेकिन हुआ क्या है कि दोनों मार्कर में ब्लैक स्याही चली गई है, इसलिए काला और नीला का फर्क नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो जैसे ये ब्लैक स्याही खत्म हो जाएगी फिर मैं इसमें नीला इंक डाल के आपको लिखवा दूंगा। तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना है, यहाँ पे ये काला है इसको नीला में लिखना है, ठीक है। रेखा किसे कहते हैं? अनंत बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं, ठीक है, रेखा कहते हैं। अनंत बिंदुओं के समूह को हम लोग रेखा कहते हैं। मान लेते हैं ये अनंत बिंदु है, इसमें ढेर सारे बिंदु हैं, देखो यहाँ पे खूब बिंदु है, यहाँ पे भी खूब बिंदु, ऐसे ऐसे खूब बिंदु बना दिए, और ये हमारे क्या हो गया, अनंत बिंदुओं के समूह को हम लोग रेखा कहते हैं। रेखा के एक तरफ भी अनंत, दूसरी तरफ भी अनंत। अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत ना हो। ये रेखा हमेशा बढ़ती हुई जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी, घिसते चले जाओगे, बढ़ती चली जाएगी, तो ये कभी भी नहीं रुकेगी, इसलिए इसको हम कहते हैं अनंत। ये बढ़ती हुई चली जा रही है, तो जिसका कोई अंत ना हो उसे हम अनंत कहते हैं। तो मेरे भाई ऐसे आप लिख देना, यहाँ पे भी अनंत है और यहाँ भी मेरे भाई क्या है, इसको लिख देना ऐसे, क्या है, अनंत है। तो आपसे कोई भी पूछेगा आपसे कि रेखा किसे कहते हैं, तो बोल देना अनंत बिंदुओं के समूह को हम लोग रेखा कहते हैं, और जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, ना मोटाई हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। बिंदु हमें दिखना भी नहीं चाहिए, और अणु परमाणु से भी छोटा हमारा बिंदु होता है, ठीक है। आपको इतनी बातें याद आई तो बोलोगे हाँ भैया हमको इतनी बातें याद हो गई। अब देखिए अगली चीज हम पढ़ते हैं, बिंदु हमने सीख लिया, रेखा हमने सीख ली, अब हम सीखेंगे कि रेखा खंड किसको कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। देखिएगा अगला हेडिंग मेरे संग लिखिएगा, वो है रेखा खंड, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। देखो रेखा के एक छोटे से भाग को हम लोग रेखा खंड कहते हैं। रेखा के एक छोटे से भाग, मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं ए, इस बिंदु को हम मान लेते हैं इस बिंदु है बी, ठीक है। ये रेखा का एक खंड है, रेखा का एक टुकड़ा है। रेखा कौन थी? रेखा ये थी, रेखा लड़की नहीं थी, रेखा ये थी। तो रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा, इसी में से कोई एक छोटा सा हम टुकड़ा ले लिए और यहाँ पे पहले बिंदु को ए लिख दिए, दूसरे बिंदु को हम बी लिख दिए, इसको हम कहेंगे रेखा खंड कहेंगे। तो आप मेरे संग यहाँ पे नोट करना मेरे भाई कि रेखा खंड किसे कहते हैं। तो ऐसे लिखना कि रेखा के एक छोटे से टुकड़े को रेखा खंड कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख दोगे ना कि रेखा के एक छोटे से टुकड़े को हम लोग रेखा खंड कहते हैं। इसके बाद आपको सीखना है कि किरण किसे कहते हैं, ठीक है। किरण किसे कहते हैं, सब लड़कियों के नाम है लेकिन ध्यान से समझना, किरण किसे कहते हैं। देखो किरण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रे। ध्यान से मेरी बातों को समझना मेरे भाई, यहां पे एक बिंदु मेरे पास हो गई और एक बिंदु मेरे पास क्या हो गई, अनंत हो गया। देखो मैं यहां पे एक बिंदु ले लिया, एक बिंदु है, कह सकते हैं कि किसी बिंदु से अनंत तक खींची जाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। इधर मेरे पास क्या है मेरे भाई, अनंत है, इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, अनंत कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल पॉइंट, INITIA, इनिशियल पॉइंट, या इसको कहते हैं मूल बिंदु। इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो किसी बिंदु से अनंत तक खींची गई रेखा को हम लोग किरण कहते हैं। हमेशा बात ध्यान से देखना, किसी बिंदु से खींची गई अनंत तक रेखाओं को हम लोग कहते हैं किरण कहते हैं। तो आप मेरे संग यहाँ पे नोट करना मेरे दोस्त, किरण किसे कहते हैं। तो लिखना किसी बिंदु से क्या कहेंगे, किसी बिंदु से अनंत तक खींची गई रेखा को, अनंत तक खींची गई रेखा को हम लोग किरण कहते हैं, ठीक है, किरण कहते हैं। अब एक पॉइंट यहीं पे मेरे संग लिख लीजिएगा, एक ऐसे नोट बना के मेरे संग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सा नोट है, बहुत जगह ये पूछा जाता है कि एक बिंदु पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु है, इस पर हम कई सारी रेखाओं को खींच सकते हैं, ठीक है। एक बिंदु पर कई सारी रेखाओं को खींच सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं, तो ऐसे आप नोट बना के लिख देना कि एक बिंदु पर, ठीक है, ऐसे मेरे संग लिखना, एक बिंदु पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। एक बिंदु पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये मेरे भाई हो गया कुछ रेखा की टिप्स और ट्रिक्स। अब हम सीखेंगे कि रेखा कितने प्रकार की होती है। रेखा देखो कई प्रकार की होती है। एक रेखा होती है जो सीधी चलती है, उसे हम सरल रेखा कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं,
ठीक है। एक रेखा होती है जो समानांतर चलती है, मतलब रेल की पटरियों का आप देखें, कभी आप नाम भी सुने होंगे कि समांतर रेखा या समानांतर रेखा, दोनों एक ही कहते हैं। एक समांतर रेखा चलती है जिनके बीच की दूरियां बराबर होती है। एक वक्र रेखा होती है जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा चलती है, उसे हम वक्र रेखा कहते हैं, ठीक है। एक रेखा होती है प्रतिच्छेदी रेखा, जिसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। एक समवर्ती रेखा होती है। तो इतनी सारी रेखाओं को हम लोग पढ़ेंगे कि रेखा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहले देखिए हम सीखेंगे कि रेखा के प्रकार। ऐसे आप मेरे संग लिखना, रेखा के प्रकार। जब आपका ये नोट्स बन के तैयार होगा ना, जब आप इसे एक बार नोट्स करके देखेंगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, रेखा जब हम ज्यामिति पढ़े हैं तो ज्यामिति कितना अच्छे तरीके से हम पढ़े। पढ़ाऊंगा एक बैच की तरह, जिस तरह के बैच में पढ़ाया जाता है ना, उस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये कंसेप्ट एक बार ज्यामिति देखने के बाद ना, यकीन मानना दोस्त मेरे, आपके जितने भी कंसेप्ट होंगे ना, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे सिर्फ ज्यामिति से, ठीक है। ध्यान देना, रेखा के प्रकार यहां पे हम लिखेंगे टाइप्स, TYP, टाइप्स ऑफ लाइन, ठीक है। टाइप्स ऑफ लाइन, रेखा के प्रकार, ठीक है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला हेडिंग लिखिएगा मेरे भाई, ऐसे लिखिएगा, रेखा के प्रकार में पहला लिखिएगा सरल रेखा, ठीक है। रेखा के प्रकार में पहला लिखिएगा सरल रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब बस देखो ऐसे में बना दूंगा तो आप लोग समझ जाओगे कि सरल रेखा किसे कहते हैं। देखो ऐसे ये गई, ये दोनों तरफ ऐसे गई है, ये दोनों तरफ सीधी है, ठीक है। ये दोनों तरफ क्या है, सीधी है। तो सरल रेखा कैसी होती है, सीधी होती है। सरल रेखा कैसी होती है मेरे भाई, सीधी होती है। तो आप ऐसे समझ जाइएगा कि जो सरल रेखा होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, वो हमेशा सीधी होती है। सरल रेखा जो होती है हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखिएगा वक्र रेखा, ठीक है। वक्र रेखा, ठीक है। वक्र रेखा को हम लोग कहते हैं कर्व्ड लाइन। क्या कहते हैं मेरे भाई, कर्व्ड लाइन। वक्र रेखा किसे कहते हैं, मान लो ये देखो ऐसे एक रेखा है, ठीक है, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे घूमती हुई, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे, इसका कोई अता पता नहीं है, जिग जैग मोशन, ये घूम फिर रही है, घूम रही है, तो उसे हम लोग कहेंगे वक्र रेखा। तो वक्र रेखा के सामने आप लिख देना ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ठीक है। टेढ़ी, 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 सही लिखा है ना, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, मेठी लिखा है ना, कैसे लिखा जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ठीक है। ऐसे आप लोग देना है कि ये रेखा कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। इतना से आप लोग को पता चल जाएगा। इंग्लिश में लिख देना मेरे भाई ऐसे जिग जैग मोशन, जिग जैग, जिग जैग लिख देना, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो ऐसी रेखा जो सीधी होती है उसे हम सीधी रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा जो घूमती हुई प्रतीत होते हैं या जो टेढ़ी मेढ़ी होती है उसे हम टेढ़ी रेखा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखवाना जरूरी नहीं है, बस आपको ये भी आप देख लोगे ना अपने नोट्स में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सीधी रेखा किसे कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे कहते हैं, यानी वक्र रेखा किसे कहते हैं। वही रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी हो उसे वक्र टेढ़ी रेखा कहते हैं, और वही रेखा जो सीधी होती है उसे हम सीधी रेखा कहते हैं, यानी सरल रेखा कहते हैं। इसके बाद अगली चीज ध्यान से देखना, इसे स्टार बना लेना, वो है समांतर रेखा। वो मेरे भाई क्या चीज, समांतर रेखा। देखना समांतर रेखा किसे कहते हैं, या इसे कहते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे आप लोग स्टार बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का हमें ज्यादा यूज करना है। देखो ये एक रेखा हो गई, ठीक है, ये एक रेखा हो गई, ऐसे मैं बना देता हूं, ये एक रेखा हो गई, और ये एक रेखा ये हो गई, ठीक है। ये एक रेखा ये हो गई, ठीक है। दोनों सरल रेखा है, दोनों सरल रेखा मतलब दोनों सीधी रेखा है, और इनके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। दो सरल रेखाएं हो और इनके बीच की दूरी बराबर हो, और ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करें, तो ऐसी रेखाओं को हम लोग समानांतर रेखा कहते हैं। जैसे आप रेल की पटरियों को देखें मेरे भाई, रेल की पटरियां सीधे से जाती हैं, जाती हैं, जाती हैं, जाती हैं, चलती हुई चली जाती हैं। कभी भी रेल की पटरियां आपस में जाके मिलती नहीं है, क्योंकि उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो उसी तरह ये सरल रेखा है, सरल रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, सरल रेखा सीधी होती है, और सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। देखो मान लेते हैं कि ये एल रेखा है, ये एम रेखा है, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, एल पैरेलल एम। तो बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि यदि ऐसा कभी चिन्ह आपके सामने दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि एल समांतर है एम के, एल समांतर है एम के, ठीक है। ध्यान देंगे आप हमेशा, एल समांतर है किसके, एम के। तो यही चीज आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है, ठीक है। तो आपको इसका परिभाषा में लिखना है, ऐसे आप लिख लो परिभाषा कि दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो, दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो, बीच की दूरी
समान हो, समान हो। आप ऐसे मत कर देना मेरे भाई, ऐसे हो गया, 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 तो ये सरल समांतर रेखा नहीं है। समांतर रेखा सरल रेखा होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, ठीक है, उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो और आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, ठीक है, एक दूसरे को आपस में ना कटे, उसे हम लोग, दो रेखाओं के बीच दूरी समान हो और आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, उन रेखाओं को लिखना मेरे संग, उन रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। उन रेखाओं को कौन सी रेखा कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं, यानी समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि सरल रेखा किसे कहते हैं, वक्र रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं। अब इसके बाद जो अगली पॉइंट है वो मेरे संग लिखेगा। अगला चीज देखिए, ये हो गया 1 2 3 और चौथा पॉइंट पे लिखेगा मेरे संग समवर्ती रेखा, समवर्ती रेखा, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट लाइन, कंपोनेंट लाइन। कंपोनेंट लाइन मेरे भाई किसको कहते हैं, ध्यान से समझना। मान लेते हैं ये एक बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु पर एक रेखा जाएगी तो हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन है, यानी सरल रेखा है। लेकिन एक से अधिक रेखा यदि इस बिंदु पर निकल जाए, एक से अधिक रेखा यदि इस बिंदु पर निकल जाए तो उसे हम कहते हैं समवर्ती रेखा। बहुत आसान सा है। समवर्ती रेखा किसे कहते हैं, ऐसे लिखा जाता है। समवर्ती रेखा किसे कहते हैं? किसी एक बिंदु पर दो या दो से अधिक रेखा यदि निकल जाती है तो उसे हम कहते हैं समवर्ती रेखा। बहुत आसान चीज है, ध्यान से समझना। किसी एक बिंदु पर दो या दो से अधिक रेखा यदि निकल जाती है तो उसे हम समवर्ती रेखा कहते हैं। तो आप यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिख देना, एक प्यारा सा, कि किसी एक बिंदु पर, ठीक है, मेरे संग लिखना ऐसे ही, किसी एक बिंदु पर, ठीक है, दो या दो से अधिक रेखा गुजरती हो तो उसे समवर्ती रेखा कहते हैं, ठीक है, समवर्ती रेखा कहते हैं, ठीक है। इसे हम कौन सा रेखा कहते हैं? समवर्ती रेखा कहते हैं। एक मेरे भाई ये है, 1 2 3 4 हो गया, एक पांचवा मेरे भाई देखना सबसे लास्ट में आप लोग देखना, ध्यान से देखिएगा। आपने एक नाम सुना होगा कि प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, यानी ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं। देखना बहुत जगह इसका यूज होता है ट्रांसवर्सल लाइन का। जैसे देखना मेरे पास मेरे भाई, जैसे ये देखो, एक ये है, एक ये रेखा हो गई और एक ये रेखा हो गई, ठीक है। इन दोनों रेखा को यदि एक तिर्यक रेखा काट दे, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम ऐसे कहते हैं तिर्यक रेखा। इसको क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा, ठीक है। या इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब दो समानांतर रेखा को यदि एक तिर्यक रेखा काट देती है ना, जब दो समानांतर रेखा को यदि तिर्यक रेखा काट देती है तो इसी तिर्यक रेखा को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। हमेशा बात को याद रखना, यदि दो समांतर रेखाओं को मान लेते हैं ये L पैरेलल M है, L पैरेलल M है, और इसको एक तिर्यक रेखा काट देती है, मान लेते हैं ये T रेखा यदि इसको काट रही है तो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो मेरे संग आपको यहाँ पे थोड़ा सा ही जगह बचा हुआ, यही थोड़ा सा जगह में मैं आपको लिखवा देता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 मैं आपको लिखा हूं, ये मैं पांचवा आपको लिखवा रहा हूं। पांचवा में से हेडिंग डालिएगा प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा मेरे भाई? प्रतिच्छेदी रेखा। इसे T से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे T लिखा हो ना, T से मतलब ये वाली रेखा, तिर्यक रेखा। इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल VERSAL वर्सल लाइन इसको कहते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन इसको कहते हैं, या इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ऐसे अब लिखना, दो समानांतर रेखाओं को, ठीक है, मेरे संग लिखना, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा, ठीक है, दो समांतर रेखाओं को या दो सीधी रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काट दे तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब आपको जाके कंसेप्ट समझ में आया कि किसे कौन सी रेखा कहते हैं, सरल रेखा किसे कहते हैं, वक्र रेखा किसे कहते हैं, और समानांतर रेखा किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं किसको है। तो मेरे भाई मेरी बातें ध्यान से समझना। हमेशा एक चीज का ध्यान देना कि आप वहां से पढ़िए जहां से आपको सारा कंटेंट दिखाई देता है। मेरे भाई मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। आप पहले यदि आप चले जाओगे कि नहीं
मुझे यही क्वेश्चन लगाना है, लेकिन क्वेश्चन से पहले आपको सारे पता ही नहीं है कि रेखा किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, और समांतर रेखा किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। यदि हम इन सब के बारे में जानेंगे नहीं और डायरेक्ट हम एक ही बार क्वेश्चन में चले जाएंगे तो मेरे भाई वो क्वेश्चन चंद दिन का आपके लिए मेहमान होगा, कुछ ही दिन के बाद वो क्वेश्चन आपका भूल जाएगा। लेकिन जब जैसे ही आपके सामने ये सब कंसेप्ट आपके बुक में या कहीं पे आपके फेयर में ये लिखा होगा तो ये हमेशा के लिए आपको ध्यान देने होंगे, ठीक है। हो सकता है आप इसे 1 साल बाद देखो, हो सकता है आप इसे 2 साल बाद देखो, 2 महीने बाद देखो, आपके नोट्स में तो ये सब रहेंगे, एक क्रम से तो रहेंगे। ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है, ये मेरा आपको तरीका है पढ़ाने का। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिएगा कि वक्र रेखा, सरल रेखा किसे कहते हैं, वक्र रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं, और समवर्ती रेखा किसे कहते हैं। एक बिंदु पर 2 से अधिक रेखाएं खींची जाती है उसे समवर्ती रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी किस रेखा किसे कहते हैं, 2 समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट दे उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। सरल रेखा किसे कहते हैं, सरल रेखा सीधी होती है, वक्र रेखा टेढ़ी मेढ़ी होती है, और समानांतर रेखा कैसी होती है, 2 रेखाओं के बीच की दूरी समान हो और आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, उन रेखाओं को समानांतर रेखा कहते हैं। तो इतनी सारी बातें आपको पहले नोट करनी है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किरण के बारे में, ठीक है, कि किरण क्या होते हैं। देखिए, ठीक है, यहां तक हो गया तो बोलोगे हाँ भैया हमको यहां तक आपने जो भी सीखा है हमको समझ में आ गया। अब अगली चीज देखिए कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। मेरे भाई मेरे दोस्त, अभी हमने आपको रेखा के बारे में बताया है, अभी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कोण के बारे में। मैंने आपको रेखा के बारे में पूरा लिखवा दिया है, अभी मैंने कोण के बारे में आपको नहीं पढ़ा है, तो मैं सबसे पहले हेडिंग आप पे डालिएगा कोण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिएगा बी बना के, ए में हमने रेखा पढ़ लिया, बी में हम कोण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख देना आप लोग कोण, ठीक है, ऐसे बी बना लेना, और ऐसे आप लोग लिखना कोण किसे कहते हैं, या कोण, या इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंगल, ठीक है। देखो कोण होता क्या है और कहते किसको, ये भी ध्यान से देखिए। मान लेते हैं मेरे पास मेरे भाई एक बिंदु है, इस बिंदु से 2 रेखाएं निकल रही है, इन 2 रेखाओं के बीच में जो मान होता है ना, इस मान को हम लोग कोण कहते हैं। कोण को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं और कोण को हम लोग अंश से मापते हैं। कोण का जो ये वाला बिंदु है ना, ये मान लेते हैं ये है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। इस ए को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, इस ए को हम लोग कहते हैं शीर्ष बिंदु, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान देना, इसको हम कहते हैं शीर्ष बिंदु, याद रखना इसको क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु कहते हैं। आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, जो कोण होता है ना उसमें जो ए दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं शीर्ष बिंदु। कोण में आपको ए बी दिख रहा है ना और ए सी दिख रहा है ना, ये कोण की भुजाएं हैं, ये कोण की क्या है, भुजाएं हैं। इस कोण को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कोण ए कह सकते हैं, या कोण बी ए सी कह सकते हैं, या इसको सी ए बी भी कह सकते हैं। कोण को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, कोण को हम लोग अंश से नापते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट हम यहीं पे लिख देते हैं कोण के बारे में। तो यहाँ पे मेरे संग आप लोग लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे मेरे संग आप लोग लिखिएगा कि ये जो हमारा है, ऐसे आप पॉइंट बना लेना, ठीक है। ये हमारा शीर्ष बिंदु है, ये हमारा शीर्ष बिंदु है, ये हमारा शीर्ष बिंदु है, ठीक है। ए बी और ए सी ऐसे लिख देना, ए बी ऐसे लिख देना, ए बी और ए सी कोण ए की भुजाएं हैं। ए बी और ए सी कोण, ए बी और ए सी कोण की भुजाएं हैं, कोण की भुजाएं हैं, ठीक है। ए बी और ए सी ये कोण की भुजाएं हैं। देखो इस कोण को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, किसी क्वेश्चन को यदि आप लगाओगे तो वहां पे लिखा होगा कोण ए, ऐसे लिखा होगा, या इसी कोण ए को हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, कोण बी ए सी भी कर सकते हैं, कोण बी ए सी भी कर सकते हैं, या इसी कोण को हम लोग सी ए बी भी कह सकते हैं। तीनों तरीके से हम इसको कह सकते हैं, सी ए बी कोण को कह सकते हैं, ऐसे लिख देना, कह सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, कोण को ऐसे लिख देना, कोण को थीटा से डिनोट करते हैं, कोण को थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोण को थीटा से डिनोट करते हैं। एक और पॉइंट लिखना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कोण को थीटा से डिनोट करते हैं, और कोण को डिग्री में, ऐसे देखो डिग्री आप देखो ना, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप सुने हो ना, डिग्री का मतलब होता है छोटा सा डिग्री बना होता है, तो कोण को डिग्री यानी ऐसे लिख देना, डिग्री DEGREE, कोण को डिग्री में मापते हैं, ठीक है, कोण को डिग्री में मापते हैं। तो अब इन सारी बातों का क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि ए हमारा शीर्ष बिंदु है, ए बी और ए सी कोण की भुजाएं हैं, कोण ए, कोण बी ए सी ए बी कह सकते हैं इसको हम, कोण को थीटा से डिनोट करते हैं, कोण को हम डिग्री में मापते हैं। इतनी सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये देखो कोण है,
ये हमारे पास क्या है, कोण है। तो आपने कोण के बारे में इतना आपको लिखना है। अगली चीज देखना मेरे भाई, आपको लिखना है कोण के प्रकार, ठीक है। अगली चीज मेरे संग हेडिंग लिखिएगा, कोण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। देखो ये ज्यामिति ऐसा चीज है ना कि जितना पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, दर्द उतना ही बढ़ता जाएगा। जितना पढ़ते जाओगे धीरे 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 आपको दर्द भी बढ़ते जाएगा। आपको बस यही सीखना है, ठीक है, ध्यान देना। तो कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आपने कई बार नाम सुना होगा, न्यून कोण किसे कहते हैं, सम कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, ऋजु कोण किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, पूर्ण कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण किसे कहते हैं। इतने सारे कोण होते हैं जिससे हमारे क्वेश्चंस ढेर सारे बनते हैं। तो सारे कोणों को हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग मेरे संग लिखिएगा, न्यून कोण किसे कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ऐसे लिखना, पहला न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण। देखो न्यून कोण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। देखो न्यून कोण किसे कहते हैं, जैसे देखो ध्यान से, ये एक ऐसा कोण हमने बना दिया, एक ऐसा हो गया। ये जो कोण का मान है ना, ये जो थीटा का मान है, ये 90 अंश से कम होना चाहिए। न्यून कोण हमसे ये कहता है कि जो थीटा का मान होना चाहिए ना, 90 अंश से कम होना चाहिए। किसी भी बिंदु पर टोटल 360 अंश के कोण बनते हैं, लेकिन जो थीटा का मान होना चाहिए ना, वो 90 अंश से कम होना चाहिए। तो ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, ऐसे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। आपको मैं देखिए छोटा सा बनवा देता हूं बॉक्स, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो थीटा का मान होना चाहिए ना, ये 0 अंश से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे। परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, परिभाषा तो लिखवाने की जरूरत नहीं है। यदि आप लिखना चाहते हो तो ध्यान से समझो, ऐसे ही लिख दोगे कि ऐसा कोण, ये थीटा का मतलब क्या हो गया, कोण। ऐसे लिख दो मेरे भाई, ये थीटा का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, कोण। तो ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा हो, क्या कहना मेरे दोस्त, ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, ऐसे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे छोटा सा लिख देना कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा, ऐसे लिख दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होना चाहिए, ऐसे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। इसके बाद जो अगला कोण हमें पढ़ना है ना, वो है समकोण। अगला चीज क्या पढ़ना है मेरे भाई, समकोण। ज्यादा से ज्यादा आपके पाइथागोरस का प्रमेय के सवाल आपको इसी में बनते हैं, ठीक है। जब आप जिस दिन आप पढ़ोगे ना समकोण के बारे में, उस दिन ये वाली वीडियो आपको समझ में आएगी कि हाँ भैया आपने वहां पे आपने जरूर पढ़ा था, इसलिए आज हमको ये समझ में आ रहा है। जैसे ही आप प्रश्नावली 8 में घुसोगे ना, तो वहां पे आपको पाइथागोरस प्रमेय भर भर के पूछे जाएंगे, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय समकोण पे ही आधारित होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो समकोण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई राइट एंगल। समकोण को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, राइट एंगल, ठीक है। देखना मेरे भाई, समकोण किसे कहते हैं, देखो ये एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, ठीक है। ये एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, और इसके बीच में जो कोण बना है वो थीटा। इस थीटा का मान कितना होना चाहिए मेरे भाई, 90 अंश। यदि थीटा का मान 90 अंश हो तो उसे हम लोग कहते हैं समकोण। यदि थीटा का मान 90 अंश हो, यानी कोई एक कोण का मान कितना हो, 90 अंश हो, तो उसे हम लोग कहते हैं समकोण। तो आप यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा कि कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। अगर वो 90 अंश होता है तो उसे हम कौन सा कोण कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पे पॉइंट में पढ़ते हैं अधिक कोण किसे कहते हैं, ठीक है। आप सारे के सारे नाम सुने हो कि नहीं मेरे भाई, अधिक कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण, या इसे हम कहते हैं इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस अधिक कोण किसे कहते हैं। देखो ये तो हो गया 90 अंश से कम, ये हो गया 90 अंश। अब 90 अंश से अधिक हो, 180 अंश से कम हो। आपको मैं यहां पे बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये एक चतुर्थांश हो गया, यहां से यहां तक की दूरी 90 अंश कहलाती है। यहां से ये टोटल दूरी, यदि मैं इतनी दूरी की बात करूं तो ये 180 अंश हो जाता है। और यहां से यहां तक की दूरी जो होती है ये 270 अंश होता है। और जो टोटल दूरी यदि मैं बात कर दूं तो ये 360 अंश होता है, ठीक है। जीरो, इसको हम कहते हैं 0 अंश। तो 0 और ये हमारा क्या हो गया 90 अंश, ये हमारा हो गया 180 अंश, ये हो गया हमारा 270 अंश। ऐसे मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। आप यहां से समझ जाओगे कि भैया क्या हम कह रहे हैं। 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा न्यून कोण। 90 अंश यदि हो तो उसे हम कहते हैं समकोण। 90 से बड़ा और 180 से छोटा तो उसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण। 180 अंश तो ऋजु कोण, 180 और 270 के बीच में हो तो प्रतिवर्ती कोण, पूरा हो जाए तो 360 अंश को पूर्ण कोण कहते हैं। तो ध्यान से देखना, अधिक कोण किसे कहते हैं,
ऐसे आप बना लेना, चित्र बना लेना और ऐसे बना लेना, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देना, ऐसे बना लेना। तो ये एक रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई। आपको दिख रहा है ना कि ये 90 अंश से ज्यादा हो, तो ये जो थीटा का मान होना चाहिए ना, ये 90 अंश से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे लिख देना, जो थीटा का मान होगा ना वो 90 अंश से ज्यादा होगा, इधर है मतलब ज्यादा होगा, और 180 अंश से क्या होगा, इस थीटा का मान कम होगा, ठीक है। ऐसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 90 अंश से ज्यादा, 90 अंश से ज्यादा वो 180 अंश से क्या होगा, कम होना चाहिए, ठीक है। उस एंगल को हम लोग अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने आपको देखो तीन ही चीज बताया है, अभी इसके बाद और भी मैं बताने वाला हूं, बस आप इतनी चीज ध्यान रखिएगा। न्यून कोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा हो, 90 अंश से छोटा हो, ऐसे कोण को न्यून कोण कहते हैं। ऐसा कोण जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो उसे हम लोग कहते हैं सम कोण कहते हैं। ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, ऐसे कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो आप इतनी सारी बातों को ध्यान रखिएगा कोण के बारे में। अभी देखो अधिक कोण हमने सीखा है, इसके बाद 2 और 3 और कोण है, उसके बारे में भी हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए चौथी पॉइंट ऐसे लिखिएगा, चौथे नंबर का ऐसे हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा रिजु कोण, ठीक है। रिजु कोण को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं मेरे भाई, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये एक ऐसा कोण है, मान लेते हैं ये हमारे पास बिंदु है, इस बिंदु पे ये जो कोण आपको दिख रहा है ना, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु पे जो ये कोण बन रहा है ना, ये टोटल 180 अंश का बन रहा है। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना बन रहा है, 180 अंश बन रहा है। तो जब हमारे कोण का मान कितना हो, जब कोण का मान 180 अंश हो, तो उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उस कोण को हम लोग कहते हैं मेरे भाई रिजु कोण कहते हैं। तो देखो सबकी परिभाषा लिखवाना अच्छा नहीं है, बस आप यहाँ पे इतना भी समझ जाओगे कि किसी कोण का मान यदि 180 अंश है तो उस कोण को हम लोग कहते हैं रिजु कोण कहते हैं या स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। अगला चीज ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर में हेडिंग डालना प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण, ठीक है, या इसको पुनर्युक्त कोण कहते हैं या पुनर्युक्त कोण कहते हैं, दोनों के नाम से जानते हैं, प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण, ठीक है। इंग्लिश में आप समझे होंगे रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते होंगे, इंग्लिश में आप इसको रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते होंगे, प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण, या ज्यादा से ज्यादा आप लोग रिफ्लेक्स एंगल के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, कोई ऐसा कोण है, मान लेते हैं एक ऐसा कोण है, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 0 अंश है और यहाँ पे क्या है, ऐसे बढ़ जाओगे तो ये 270 है। इतने इतने बीच की जो दूरी है, मतलब 180 अंश से अब ज्यादा हो जाएगा, 180 अंश से यदि अब ज्यादा हो जाएगा तो इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, इस कोण को हम लोग कहेंगे पुनर्युक्त कोण कहेंगे, यानी रिफ्लेक्स एंगल। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोण, ठीक है, जो 180 अंश से ज्यादा हो, ठीक है, जो ये थीटा का मान हो जाए 180 अंश से ज्यादा होना चाहिए और 270 से कम होना चाहिए, 270 से कम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप बना के लिख देना, यानी ऐसा कोण जो 180 से ज्यादा हो और ऐसे कामा लगा देना और 270 से मेरे भाई क्या हो, कम हो, ऐसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे कोण को हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है। क्लियर यहां तक, रिजु कोण हो गया, प्रतिवर्ती कोण हो गया, न्यून कोण हो गया, अधिक कोण हो गया, फिर उसके बाद सम कोण भी हो गया। एक लास्ट बचा है 6 नंबर का, वो है पूर्ण कोण, ठीक है, पूर्ण कोण। इस पूर्ण कोण को हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल। इस पूर्ण कोण को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, कंप्लीट एंगल कहते हैं, ठीक है। मेरी बातें ध्यान से समझना, पूर्ण कोण का मतलब है कि पूरा हो गया कोण, यानी कोई ये बिंदु है मेरे पास और ऐसे देखो ये पूरा का पूरा कोण बन गया है, ठीक है। ये 0 अंश होता है, सबको पता है, और ये 180 अंश होता है। तो ये जो थीटा का मान है ना, ये पूरा हो गया, मतलब यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक जाके पूरा हो गया। जब पूरा कोण हो जाएगा तो वहां पे जो थीटा का मान होगा वो 360 अंश होगा। तो जो टोटल कोण का मान है मेरे भाई वो कितना है, 360 अंश। तो ऐसा कोण जो थीटा का मान 360 अंश हो जाए उसे हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। देखिए कोण के कुछ एडवांस नियम भी हैं। आप कहीं आपने कभी नाम सुना होगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं, समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो किन्हीं दो कोणों का योग यदि 90 अंश हो जाए तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल। यदि किन्हीं दो कोणों का योग यदि 180 अंश हो जाता है तो उस कोण को हम लोग कहते हैं समपूरक कोण कहते हैं। देखो इससे क्वेश्चंस हैं और पूछे भी गए हैं। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप
मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पूरक और संपूरक के बारे में पहले सीख लेते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं और संपूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। तो मेरे संग आप लोग ऐसे नोट करना, 4 5 6 ऐसे लिखना 7 नंबर में। ठीक है, पूरक कोण, पूरक ये पूर्ण कोण है या पूरक कोण अलग है। ठीक है, पूरक कोण को हम लोग कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। ध्यान से समझना, मान लेते हैं कि ये मेरे पास कोण 1 है यानी θ1 है। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक कोण और है θ2 है। ठीक है, इन दोनों कोणों को हमने जोड़ दिया, यानी θ1 में हमने क्या किया, θ2 को जोड़ दिया, θ1 में θ2 को जोड़ दिया, तो टोटल कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, दो कोणों का योग कितना अंश होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, उसको हम कहते हैं पूरक कोण। उसको हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। देखो 7 हो गया, अब यहां पे ऐसे लिखना 8 कर देना। ठीक है, ऐसे लिखना समपूरक कोण किसे कहते हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी करवा के दिखाता हूं कि कैसे पूछे जाते हैं। समपूरक कोण देखो किसे कहते हैं, या इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री देखो एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश हो, यानी मेरे पास मेरे भाई मान लो ये पहला कोण है θ1 है। ठीक है, और ये मेरे पास इसमें जोड़ दिए एक दूसरा कोण हमने जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे हमने जोड़ दिया, ये θ2 है। इन दोनों के यदि हम जोड़ देंगे ना तो हमारे पास जो एंगल का मान आएगा, यानी मतलब θ1 में θ2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना अंश होगा, 180 अंश होगा। यदि दो कोणों का योग यदि 180 अंश हो जाता है तो हमारा संपूरक कोण कहलाता है। यदि दो कोणों का योग यदि 90 अंश होता है तो उसे हम कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। इसके क्वेश्चंस को मैं यहां करके दिखाता हूं, इससे पहले आपको थोड़ा सा ये नोट कर लेना है। ठीक है, ध्यान देना। तो आप लोग पूरक कोण यदि कोई आपसे पूछे कि भैया पूरक कोण क्या होता है या पूरक कोण की सवाल यदि आपसे आई, तो दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसे हम पूरक कोण कहते हैं, और दो कोणों का योग यदि 180 अंश उसे हम कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, स से संपूरक, स से सप्लीमेंट्री, ऐसे याद रहेगा, स से संपूरक, स से सप्लीमेंट्री, पूरक को कंप्लीमेंट्री, पूरक को कंप्लीमेंट्री, स से संपूरक, स से सप्लीमेंट्री, याद रहेगा आपको। ठीक है, तो दो कोणों का योग 180 अंश रहा है तो उसे संपूरक कोण, दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे हम कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे करके दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इसे क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर यहां तक? देखिए आगे क्या करता हूं, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है, ध्यान से देखिए। मान लेते ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा कि 36 अंश के पूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए, पूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 36 अंश के पूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। और मान लो ये संपूरक कोण पे मैं पूछ रहा हूं, मान लेते हैं कि 72 अंश का संपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए, संपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे पता हो गया। तो मुझे क्वेश्चन में क्या कहा है, पूरक कोण, तो पूरक कोण का फार्मूला लगा देते हैं, θ1 प्लस θ2, दोनों कोणों का योग कितना अंश होना चाहिए, 90 अंश। एक कोण मेरे पास दिया मेरे भाई 36 अंश, प्लस हम लिख देंगे मेरे भाई θ2 बराबर हो जाएगा 90 अंश। 36 को ले जाके यदि उधर हम घटा देते हैं तो 90 माइनस 36 हो जाएगा, और 90 में से 36 घटेगा तो मेरे पास आएगा 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 54 अंश मेरे आएगा। यानी जो पूरक कोण का मान होगा वो कितना अंश होगा, 54 अंश होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था कि नहीं? उसी तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं कि नहीं? कितने कितने सारे लोग हो जो 72 अंश का संपूरक कोण निकाल सकते हो, 72 अंश का संपूरक कोण आपको निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे देखो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो मेरा काम यह है ना कि मैं जब आपको पूरा पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको पूरा एक सीक्वेंस में एक जगह आपको सारी चीजें लिखवा दूं। कभी भी आपको यदि ये चीज देखनी होगी तो आप जब भी आप इसे देखोगे तो आपको जरूर ये चीजें याद आएंगी। ठीक है, देखना मेरी बातों को। 72 अंश का संपूरक कोण किसे कहते हैं? देखो सबको पता है, बच्चे को पता चल गया मेरे भाई कि θ1 और θ2 दो कोणों का योग कितना होता है, संपूरक कोण का मान 180 अंश होता है। ठीक है, पहला कोण मेरे पास मेरे भाई दिया है 72 अंश, प्लस यहाँ पे हो जाएगा θ2 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 180 अंश। θ2 का यदि मुझे मान चाहिए यानी संपूरक कोण का मान चाहिए तो इसको उधर भेज देंगे, तो 180 अंश में से 72 अंश को घटा देंगे तो हमारे पास जो संपूरक कोण का मान आएगा वो मेरे पास आएगा 108 अंश। ठीक है, तो ये होगा मेरे भाई इसका ये वाला आंसर और इसका ये वाला आंसर, मिला लेना कि मेरे भाई मेरे आंसर क्या है, सही है कि गलत है। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ठीक है। जब मैं आपको प्रश्नावली पढ़ाऊंगा, मैथ्स की सवालें बताऊंगा, तो जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे मैं सारे टिप्स बताते जाऊंगा, ठीक है, साथ ही में मैं सारे टिप्स भी बताते जाऊंगा, ठीक है, ध्यान देना। तो ये हमने सीख लिया कि पूरक कोण किसे कहते हैं, समपूरक कोण किसे कहते हैं, और भी कुल कई सारे कोण हैं। जैसे में देखो, आपने सुना होगा कि अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं यानी संगत कोण किसे कहते हैं, और एकांतर कोण का नाम सुने होंगे यानी अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, ये भी आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है, ध्यान देना। ये तीन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को मैं आपको नोट करवा देता हूं, इसके बाद हम क्लास को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। इसके अगली वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, कोण के आधार पे कितने ट्रायंगल होते हैं, और सारे ट्रायंगल का हम लोग प्रमेय भी सिद्ध कर देंगे कल के वीडियो में पूरा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम सीखेंगे कि कोण के और भी कितने सारे प्रकार बचे हुए हैं। देखिए, पढ़ा दिया था 8 नंबर तक आपको पॉइंट मैंने लिखवा दिया था, आप यहाँ पे 9वां नंबर का पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे 9वां नंबर का पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। लिखिएगा, कोण का रैखिक युग्म किसे कहते हैं, कोण का रैखिक युग्म किसे कहते हैं, ठीक है, कोण का रैखिक युग्म किसे कहते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास एक रेखा है, यहां पे कोण है θ1 है, यहां पे कोण है θ2 है, ठीक है। इन दोनों कोण का मान यदि 180 अंश होता है, θ1 प्लस θ2 का मान यदि 180 अंश होता है, तो उसे हम कहते हैं कोण का रैखिक युग्म। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, इसको बस आप ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ किसी एक रेखा पर दोनों कोणों का मान यदि 180 अंश हो जाए तो उसे हम कहते हैं कोण का रैखिक युग्म। देखो, अगली चीज मैं आपको लिखवाता हूं 10 नंबर के पॉइंट में, ऐसे स्टार बना लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, या इसी को कहते हैं सम्मुख कोण, ऐसे लिख दो। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, सम्मुख कोण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, सम्मुख कोण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं, ठीक है, देखना मेरे भाई। या इसी को हम लोग कहते हैं अपोजिट एंगल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपोजिट एंगल कहते हैं, ठीक है। देखना, मान लेते हैं कि एक दो रेखाएं हैं, आपस में दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दी, किसी भी तरीके से कर देती है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, यानी आमने सामने के जो कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहेंगे मेरे भाई, कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, ठीक है, और कोण 3 कोण 4 के मेरे भाई क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। क्लियर यहां तक हो गया, तो बोलोगे हाँ भैया हमको यहां तक पूरा क्लियर हो गया। तो देखो, ये कोण का रैखिक युग्म आपने सीखा है, शीर्षाभिमुख कोण आपने सीखा है कि जब आमने सामने की कोण आपस में, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित कर रही हो और आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, ऐसे कोण को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, या सम्मुख कोण कहते हैं, या अपोजिट एंगल कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला चीज देखिए, ऐसे लिख देना 11 नंबर पे, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा जरूर, संगत कोण, आपने एक नाम सुना होगा संगत कोण, या इसी को कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल, CORRESPONDING, करेस्पॉन्डिंग एंगल, इसको हम लोग कहते हैं संगत कोण। देखो मेरे भाई, ये मान लेते हैं कि एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, ठीक है, ये दोनों रेखा है, ठीक है। इन दोनों रेखा को यदि एक तिर्यक रेखा काट देती है, मान लेते हैं ये एक तिर्यक रेखा काट दी इसे, ठीक है। ये वाला कोण हमारे पास क्या हो गया, कोण 1, इसको मान लेते हैं कोण 2, ये मान लेते हैं कोण 3। ऐसे नहीं आपको समझाता हूं, ऐसे मैं आपको समझाता हूं, एक ही बार कोण बना के समझाता हूं, ध्यान से देखना। ये वाला कोण 1 है, इस कोण 1 के बराबर मेरे भाई ये कोण 5 होगा, ठीक है। इस कोण 2 के बराबर, ये कोण 2 के बराबर हमारे पास होगा कोण 6 होगा, ये कोण 3 के बराबर हमारे पास होगा कोण 7 होगा, ठीक है। ये कोण 4 के बराबर होगा हमारे पास कोण 8 होगा, यानी जिसके स्थान पे ये है उसी के स्थान पे ये होगा, जिसके स्थान पे ये है उसके स्थान पे ये होगा, जिसके स्थान पे ये क्योंकि इसके स्थान पे ये होगा, जिसके स्थान पे उसके स्थान पे ये होगा। ये होती है जब दो समांतर रेखाओं को, जहां L पैरेलल M हो और उसे एक तिर्यक छेदी रेखा T यदि काट देती हो, तो जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण 1 के बराबर कोण 5 होगा, 2 के बराबर कोण 6 होगा, कोण 3 का जितना मान होगा, यदि ये 30 अंश होगा तो ये भी 30 अंश होगा, यदि 70 अंश होगा तो ये भी 70 अंश होगा।
तो आप इतने सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा कि कोण 1 के बराबर मेरे भाई कोण 5 होगा, ठीक है, और कोण 2 के बराबर कोण 6 होगा, कोण 2 के बराबर कोण 6 होगा, कोण 3 के बराबर कोण 7 होगा, ठीक है, कोण 4 के बराबर कोण 8 होगा, ठीक है, कोण 4 के बराबर कोण 8 होगा। तो ये आपने सीखा क्या चीज कि संगत कोण किसे कहते हैं, ठीक है, आपने ये सीखा कि संगत कोण किसे कहते हैं। एक लास्ट मेरे संग आप लिखिएगा, संगत कोण के बाद आप मेरे पास भाई लिखिएगा, ऐसे बना देना, 11 नंबर हो गया, ये 12 नंबर का लिख देना, ठीक है। एकांतर कोण ऐसे लिखना, एकांतर कोण, एकांतर कोण, या इसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, मेरे संग लिखिएगा एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि जगह बचा हुआ है कि नहीं, फिर मैं आपको उसी के अनुसार पढ़ाता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, यहां पे देखिए एक ऐसी रेखा गई है, एक ऐसी रेखा गई है, और इसे एक तिर्यक रेखा मान लो ऐसे काट दी। ये वाला मान लेते हैं कि एल रेखा है, और इस रेखा को हम मान लेते हैं मेरे भाई एम रेखा, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक छेदी रेखा काट दी है। देखो ये कोण 1 हो गया, ये मेरे भाई कोण 2 हो गया, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, बस आप ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। ये कोण 4 हो गया, ये मेरे पास कोण 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये मेरे भाई कोण 7 हो गया, और ये मेरे पास कोण 8 हो गया। आप देखो एकांतर कोण में क्या होता है कि जो चित्र बनते हैं, जो इसके एंगल बनते हैं, वो जिग जैग मोशन में जेड के रूप में बनते हैं, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। मेरी बातें समझ रहे हैं आप, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी कह सकते हैं कि कोण 1 का मान कोण 7 के बराबर होगा, ठीक है, या कोण 4 का मान, देखो ऐसे दिया है ना, इसका मतलब कोण 4, और ऐसे दिया है इसका मतलब कोण 6, तो 4 वाला 6 के बराबर होगा, 3 वाला 5 के बराबर होगा, तो इसको कहते हैं एकांतर अंतः कोण, और जो बाहर वाले होते हैं इसको कहते हैं एकांतर बाह्य कोण। मैं आपको लिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, आप ऐसे लिखना, एकांतर, ठीक है, अंतः कोण किसे कहते हैं, एकांतर अंतः कोण किसे कहते हैं। अंतः का मतलब इन दोनों लाइनों के बीच में, यानी 4 के बराबर 6 होगा, कोण 4 के बराबर मेरे भाई कितना होगा, कोण 6 होगा, ठीक है, कोण 3 के बराबर कोण 5 होगा, कोण 3 के बराबर कोण 5 होगा। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, ठीक है, एक होता है एकांतर अंतः कोण, एक होता है एकांतर बाह्य कोण। कैसे लिखना आप मेरे संग, एकांतर बाह्य कोण, ठीक है, एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं मेरे भाई, मतलब कोण 1 कोण 7 के बराबर, ये भी तो तिर्यक होगा, कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 7 के, जैसे लिख देना कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 7 के बराबर होगा, ठीक है, और अगला वाला मान मेरे भाई होगा कि कोण 2 का मान कोण 8 के बराबर होगा, कोण 2 का मान कोण 8 के बराबर होगा। तो ये होगा मेरा एकांतर कोण का पूरा प्रारूप, ठीक है। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं क्या कहूं कि मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और उतना ही पढ़ाऊंगा जिससे आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाए, और उतना ही पढ़ाऊंगा जितना से आपके पूरी सवाल बन जाए, पूरी बेसिक मजबूत हो जाए, ठीक है। देखना यहाँ पे, ठीक है, संगत कोण, एकांतर कोण, कोणों का रैखिक युग्म किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण किसे कहते हैं। ऐसे तरीके से आपको देखो ध्यान से आपको लिखना, एक दिन में थोड़ी नहीं याद होगा, लेकिन एक दिन धीरे धीरे इसको रिवाइज करते 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 ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है भाई। गणित है, गणित में हमें क्या करना होता है, सारी चीजों को पढ़ना होता है, ठीक है। एक एक चीज को हम रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो हमें याद हो जाएगी। तो जब भी अगली क्लास आप देखिएगा, यानी अगली क्लास मतलब त्रिभुज देखिएगा, तो इसको रिवाइज करके आप आइएगा, तब आपको क्लास और भी मजा आएगी, ठीक है। तो इससे अगले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिभुज हिंदी में लिखता हूं, त्रिभुज, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज के कितने प्रमेय होते हैं, और त्रिभुज के कोण के आधार पर कितने प्रकार में बांटे गए हैं, और भुजा के आधार पर कितने प्रकार में बांटे गए हैं, ये हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, ठीक है। उसके बाद वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 6.1 को, ठीक है, सर्वांगसम और समरूपता को। तो चलिए सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए, और मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से जो सेवा है वो समाप्त करता हूं, ठीक, ध्यान रखिएगा अपना।